हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है केमिस्ट्री चैप्टर का, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से चलाया जा रहा है ये सेशन। मुझे लगता है कि यूट्यूब के इतिहास में ये पहला कोई चैनल होगा जहाँ पूरा निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, चाहे सब सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत, सारे के सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा ड्यू टू बच्चों के डिमांड पर। तो हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री के अंतर्गत, और पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यह जो सेशन है एकदम जीरो लेवल से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आपको प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिया जा रहा है। आप हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते पीडीएफ नोट्स लेने के लिए। तो इसके अंतर्गत ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और इसके अलावा किसी भी समीकरण को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है। तो बहुत सारा बात है जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आइए उसको ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, कैसे कैसे इस रासायनिक समीकरण होता है, क्या अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक क्रिया विधि क्या होती है, रासायनिकरण की विशेषता क्या होती है। हमने बहुत अच्छे से तरीके से बताया था। इसमें गैस बन जाता है, अपक्षेप बनता है, कभी कभी रंगहीन और गंधहीन भी होता है। ये सारे चीज हमने एक सेक्शन में डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण, डैट मीन्स केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेत। देखिए, किसी भी बड़े बड़े, अब ऐसे कोई भी चीज़ को, रिएक्शन को अगर संतुलित करना हो या केमिकल रिएक्शन लिखना, तो ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे सोडियम, SODIM सोडियम, चाहे हिंदी में सोडियम प्लस क्लोरीन, ऐसे नहीं लेंगे। तो उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना है, मतलब शॉर्टकट लिखना ही कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। क्या है? तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, क्या रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण, बताया ना, शॉर्टकट मेथड ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो जब किसी रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों को माध्यम से दर्शाया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, क्लोरीन को Cl से दर्शाया जाता है, और हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को। तो यही संकेत के संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त निरूपण किसका भाई? तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो भाई अब देखिए इसको कैसे जानेंगे। तो सूर्य का प्रकाश ले लेते। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, डैट मीन्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो अब ऐसे इसको लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, तो ऐसा समझ में आएगा। एक तो हमारा टाइम किल होगा, दूसरा क्या होगा कि बहुत लंबा जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, लिखना। और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो ऐसे लिखना भी नहीं है। तो उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो एग्जाम्पल क्या है? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, डैट मीन 2HCl। अब किसी के मन में आएगा सर H2, ये Cl2H2 क्या है, Cl2 क्या है? तो जब हम बैलेंस करना चाहेंगे ना, इसके बाद का ही टॉपिक है, जब बैलेंसिंग पढ़ेंगे कि किसी भी समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो उसके अंतर्गत इसको देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। हाँ, बैलेंस करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, कोई भी समीकरण हो, उसके नियम क्या क्या है, उसको लिखने का रूल क्या क्या हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। किसी भी समीकरण को लिखने के लिए बहुत सारे, मतलब रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 5 या 6 रूल लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है देखिए, बताते हैं।
इसके अंतर्गत है रासायनिक समीकरण अभिकारकों संकेतों द्वारा लिखा जाता है। हमने जस्ट अभी पीछे बताया कि रासायनिक समीकरण को लिखने का सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी यौगिक है, कोई भी तत्व है, कोई भी कुछ भी है तो उसको संकेतों के द्वारा लिखा जाता है और हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर किसको लिखा जाता है भाई, तो बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है। हमने बहुत ही अच्छे से बताया था अभिकारक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो कभी भी अभिकारकों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से बाईं ओर लिखा जाता है। वही जब प्रतिफल यानी प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रतिफल या प्रोडक्ट को समीकरण के दाईं साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, दाईं साइड लिखते हैं। इसको दिखाने के लिए प्लस चिन्ह या धन चिन्ह का उपयोग करते हैं और प्रतिफलों को दिखाने के लिए भी धन चिन्ह का, लेकिन अलगाव के अर्थ में। जब अलगाव की बात करेंगे, प्रतिफल में अलगाव की बात जब करेंगे तो प्लस साइन का ही, लेकिन अलगाव के अर्थ में। लेकिन जब अभिकारक के बीच में धन किया जाए तो साथ जोड़ने के अर्थ में करेंगे। तो ही चीज मोटा मोटी सारा बात है। तो आइए देखते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उनके संकेतों, क्या अभिकारकों एवं उनके संकेतों को सूत्रों एवं संकेतों के बाईं ओर लिखा जाता है। अभी जस्ट बताया कि बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफलों और उनके संकेतों एवं सूत्रों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्र के भी धन चिन्ह, अभी जस्ट धन चिन्ह कब, अभिकारक में धन चिन्ह का कब, जब साथ के अर्थ में, साथ देने के अर्थ में हो तब। वही प्रतिफलों और सूत्रों के भी धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है अलगाव के अर्थ में। किस अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, जब अलग होगा। रिएक्टेंट नहीं, अभिकारक के अंतर्गत रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट के अंतर्गत दो चीजों का जुड़ाव होता है तो इससे धन साथ होता है, जुड़ाव होता है, इसके लिए साथ के अर्थ में। इसके लिए अलगाव अर्थ होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो अलग अलग चीज टूट के बनता है तो अलगाव के अर्थ में। और इसके बाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का साइन होता है। तो ये सब लोग जानते हैं तीर का साइन क्यों होता है। तीर साइन रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, तीर साइन दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, उस चीज को दिखाता है तीर साइन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। ए और बी, मान लीजिए कोई अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है ए और बी और इसका प्रतिफल C+D बनता है। तो ये इसी से समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। तो इसको अच्छे तरीके से, ये अच्छा तरीका से कब समझ में आएगा जानते हैं, जब आप इसको बैलेंस करना सीखेंगे। जब आप बैलेंस करेंगे तो इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग पर ही आते हैं। आइए देखते हैं, देखिए आ गया ना संतुलित। सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले, बैलेंसिंग करने से पहले, संतुलन करने से पहले हम दो चीज पर डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत कि बैलेंसिंग होता क्या है। इसके अंदर दो आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। और दोनों साइड परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा तो असंतुलित करते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा संतुलित करिए। तो संतुलित करने के लिए कैसे किया जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे इस पर। ताइए संतुलित पहले जानेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए 2H2O, H2 है, हम तो यहाँ बैलेंस करके बताए हैं, H2 है प्लस O2 है। तो जब हम लोग जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 तो है, यहाँ भी 2 है, तो ये चीज़ बैलेंस है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो इसको ही बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट साइड जितना रहेगा उतना ही रिएक्टेंट साइड भी करेंगे। कहने जितना अभिकारक के साइड अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या रहेगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी अणु एवं परमाणु की संख्या रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है मान लेते हैं। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 लगा दें। तो देखिए ये क्लियर होगा। अब 2 लगाने के लिए यहाँ नहीं लगाएंगे, जब H2O है तब 2 लगाने के लिए यहाँ नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी भी लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है,
इस पर लगाएंगे। इसमें आप मैथ में इस रूल को अच्छे तरीके से आपको विशाल सर बता चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 2H2O हो गया। तब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, अब ये दोनों में गुना हो जाता है। जैसे 2H2O है तो ये दोनों में हमेशा गुना होगा, तो 4 हो गया, तो यहाँ डालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 इसका हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो बताइए, तो 2H2O हुआ, 2H2O तो 4 गो हाइड्रोजन ना 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ये जो 2 रहेगा, जो भी बैलेंसिंग के बाद ये 2 हो 3 हो जो भी हो, तो ये इसके बाद जो भी तत्व होगा ना सबके लिए होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा है, इसको हम बैलेंस करके बताते। देखिए Na प्लस HCl मतलब सोडियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन इस साइड देखिए 2 हाइड्रोजन है नहीं है, एक ही है। तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो 2 लगाने देखिए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 लगाने पर इधर 2 क्लोरीन भी हो गया ना। हम बताए अभी जस्ट, ये 2 जो होगा इसके साथ जो भी एलिमेंट जुड़ा होगा, जो भी तत्व जो भी यौगिक जो है सभी के लिए होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 लिखे तो देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लगा दें तो बैलेंस हो गया। तो इसी को कहते हैं बैलेंसिंग करना, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, जो भी बोलना है बोल सकते। कहने का मतलब दोनों साइड आपका बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण में। हम अभी जस्ट बताए असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, आपको जस्ट अभी पीछे बताए हैं क्या, कि जब दोनों साइड के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, दोनों साइड का परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, तो उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए, H2 + O2 है, H2 + O2 है तो H2O है। ये तो आपका अनबैलेंस रिएक्शन है, कहने का मतलब असंतुलित रिएक्शन है। जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सिर्फ 2 लगाना है, 2 लगाना है, और यहाँ पर 2 लगाना, तो ये बैलेंस हो गया। जबकि नहीं करेंगे तो ये अबैलेंस है, कहने का मतलब असंतुलित रिएक्शन है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। जब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर I2 है, अगर यहाँ पर डाल देंगे तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, अगर नहीं डाले तो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, असंतुलित रिएक्शन क्या होता है और असंतुलित रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं तो इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए H2 है और Cl2, तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो देखिए, जब H2 में 2 लगा हुआ है, क्लोरीन में भी 2 लगा, तो यहाँ पर 2 अगर डाल देते हैं तो ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सर ये 2 जो होता है ना, ये H के लिए भी हुआ, Cl के लिए भी हुआ, तो ये बैलेंस हो गया। तो कहने का मोटा मोटी ये बात हुआ कि संतुलित करते टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक बात और, जब हम बैलेंस करेंगे तो उसमें जोड़ नहीं सकते, कोई बैलेंस करने के लिए जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते। हाँ, सिर्फ गुना के तौर पर बोलना थोड़ा सही नहीं है, लेकिन अगर हम समझाने के व्यू से बोले तो सिर्फ गुना के तौर पर कर सकते हैं। कभी कभी आपको डिवाइड के तौर पर भी बैलेंस किया जाता है, लेकिन डिवाइड जब करेंगे तो ये कभी कभी जनरल 1% इसका जरूरत पड़ता है। कभी बैलेंस करने के लिए कोई भी मतलब संख्या का जरूरत 1% पड़ता है, अदरवाइज आपको गुना से ही आपका काम चल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं सेकेंड क्या है। सेकेंड है Zn + HCl। तो क्या हुआ, देखिए, तो Z तो एक है ही, देखना है पहले प्रोडक्ट को देखना, फिर रिएक्टेंट से उसको कंपेयर करना। तो देखिए Zn तो एक है ही, तो चलिए जिंक एक है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीधा 2 लगा दीजिए तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, बस हो गया, बैलेंस हो गया। ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही करना है। आगे भी इस तरह से कुछ आपको दिया गया है रिएक्शन, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसको हम चेक करेंगे कैसे क्या है कि आप लोग कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बनाने की विधि क्या है, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी उसको बनाने की विधि क्या है, विधि तो कुछ होगा ना। तो सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, अभी जस्ट बताया धातु को संतुलित करेंगे। उसके बाद अंत में, हाँ एक और बात, कभी भी संतुलन करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंत में संतुलित करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमेशा लोचा आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यही दोनों आपको हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बैलेंस करने टाइम। तो इसको हमेशा अंत में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा अंत में संतुलित करें। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें केवल गुना के द्वारा संतुलित किया जाता है, हम जस्ट बताएं कि गुना के द्वारा ही संतुलित करते। 1% केस में, 1% केस में सिर्फ भाग के थ्रू संतुलित करता है, वो भी होता नहीं है, लेकिन 1%, कभी कभी 1%, वो भी कब, जब बच्चा ज़्यादा एडवांस हो तब करता है, नहीं तो जनरली हम लोग जैसे स्टूडेंट हमेशा आपको गुना के तौर पर ही करते हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए ये देखिए, ये भी है आपका संतुलित Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो 2 लगा दीजिए, बस बैलेंस हो गया। तो इसी तरह आपको कुछ रिएक्शन दिए हुए, इसको जरूर आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो बताया वो कहाँ तक उपयोगी हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। इससे प्राप्त क्या क्या सूचनाएँ हो सकती है, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन है तो उससे कुछ ना कुछ सूचनाएं प्राप्त होगी ना। क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, तो देखिए इसमें जानकारी ये होता है ना, इसमें अभिकारक के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलता है। दूसरा बात, इसमें कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा तत्व, कौन सा परमाणु भाग ले उसका पता चलता है। उसका अपेक्षिक संख्या का पता चलता है, मतलब कितने संख्या से गुना किया, कितने संख्या से भाग किया, उसके बारे में पता चलता है। तो यही सारा बात मोटा मोटी ये चीज़ आपको पता चलता है। ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए बताया जा रहा है। देखिए यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है, अभी जस्ट बताया। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्योंकि देखिए आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता कहाँ से था, बैलेंस रिएक्शन से पूछता है। कि कोई दे देगा इक्वेशन और बोलेगा इसको बैलेंस कीजिए, ऐसे दे देगा, कोई रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन बैलेंस इक्वेशन है और कौन बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो ये चीज़ आपको देता है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु एवं अणुओं के अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है, अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। दूसरा है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। ये जस्ट एक ही हो गया नहीं, ये अभिकारकों है, ये प्रतिफलों है। तो वही ना बताए कि इस इधर अगर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर अगर 3 से किए हैं तो इधर भी 3 से करेंगे। तो वही अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है कि कितने संख्याओं से प्रोडक्ट में गुना हुआ, कितने संख्याओं से रिएक्टेंट में गुना हुआ, उसी का जानकारी देता है। अब आगे है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। किसका जानकारी देता है? मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। दूसरा है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों की जानकारी देता है, द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में संतुलन रिएक्शन की बात की जाए तो उसके अंतर्गत अब गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों में किसकी जानकारी देता है? तो आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके लाभ क्या क्या है? तो इसके लाभ की अगर बात जानना चाहेंगे तो जान लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। अभी जस्ट पीछे जब शुरुआत किए तो उसी टाइम में बताए थे कि रासायनिक समीकरण को संकेतों में लिखना काफ़ी आसान होता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में लिखने से समय और कागज की बचत होती है, बिल्कुल बचत होती है। अगर सोडियम लिखेंगे तो देखिए कितना टाइम लगा, प्लस आपको टाइम भी खींचा, प्लस कागज भी खर्चा हुआ, सीधे एन लिख देंगे तो क्या हुआ? टाइम की बचत हुआ, कागज भी खर्च हुआ, समय की बचत हुई, तो इसीलिए कागज की बचत होती है। उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की ठीक गणना किया जा सकता है। ठीक गणना किया जा सकता है, 100% नहीं, जनरली ठीक गणना किया जा सकता है। तो ही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में लिखने से
अभी कारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की ठीक ठीक जानकारी किया जा सकता है। और एक बात और, पूरे विश्व में संकेतों और सूत्रों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मापन है, स्टैंडर्ड इकाई है, इसीलिए पूरे विश्व में इसका ही उपयोग किया जाता है। तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेत एवं सूत्रों, अगर हमारे यहाँ सोडियम के लिए Na यूज होता है तो अमेरिका में भी Na ही होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका में Pa हो जाएगा या Ca हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं। जहाँ हमारे देश में सोडियम के लिए Na होता है वही अमेरिका में, लंदन या फ्रांस में कहीं भी सोडियम के लिए N ही उपयोग होगा, क्योंकि यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इकाई है। तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों एवं सूत्रों का उपयोग होता है, जिसके कारण वैज्ञानिकों की रासायनिक समीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त में कठिनाई नहीं होती है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोशिश है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा और इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।